सो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन दिस ई लर्निंग सेक्शन। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ होती है? हमने पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है ना। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ा है। और पॉलिनोमियल इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर में हमने ये भी देखा था कि जीरोस क्या होते हैं, है ना, सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो उसी से रिलेटेड छोटी मोटी चीज़ें हैं। काफ़ी कुछ हमको पहले का पहचाना हुआ सा लगेगा कि हम पहले भी इसको जानते हैं, 9th में भी पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर्स में भी हमने सीखा है। थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ी सी और नई चीज़ें हमारे पास आती जाएंगी। तो ये चैप्टर बहुत ईजी होने वाला है ना, बहुत ईजी होने वाला है और बड़े ही ईजी वे में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हमको होगी नहीं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने देखा था है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम क्या जानते हैं? देखो, क्वाड्रेटिक, उसी से फिर इक्वेशन पे आएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले पॉलिनोमियल समझ लेते हैं क्योंकि ये जाना पहचाना सा है। इसके बाद इक्वेशन पे आ जाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो, अ पॉलिनोमियल इन, मैं x लिख रहा हूँ है ना। जनरली हम लोग x में वेरिएबल चलाते हैं, अदरवाइज y में भी रख सकते हैं, जो भी हमारी इच्छा होगी। इन x विद डिग्री, बता दो डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2, है ना। अब पॉलिनोमियल इन x, और y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, बेसिकली हम लोग x लेके चलते हैं। अ पॉलिनोमियल इन x विद डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। है कि नहीं है? बताओ। हाँ है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, डिग्री 2 है। मैंने लिखा x स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी भी डिग्री 2 है। मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 5x, ये भी कैसा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि टर्म जितने भी हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए थी? 2 होनी चाहिए थी। ठीक है, आई बात समझ में? बोलो। आई, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से सुनो। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग सीखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या सीखने जा रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब इक्वेशन क्या चीज होती है? इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेट मतलब इक्वल्स टू होना चाहिए। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल्स टू कुछ होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल्स टू कुछ होना चाहिए, तो उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। बात आ रही है समझ में? ठीक है। अब क्या चीज होनी चाहिए? तो याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी चीज का जीरोस कैसे निकालते हैं, कैसी भी इक्वेशन हो। फर्स्ट स्टेप तो ये था कि इक्वल्स टू 0 पढ़ दो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल्स टू जैसे मैं 0 पढ़ूंगा तो वो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट आ चुका है। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो, इसको फिर लिख लेते हैं, इसको फिर डेफिनेशन बना लेते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x, हम लोग जनरली x में बात कर रहे हैं, इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अब देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म आने वाली है ना। याद करो जरा, क्या बताई थी पिछली वीडियोस में? मैंने आपको बताई थी। शाबाश, बताओ, याद आया? हाँ सर आया। क्या थी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इक्वेशन बनानी थी तो इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक। तो ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एबीसी के बारे में बात करनी पड़ेगी, और बहुत जरूरी समझना है। वेयर क्या होते थे? कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट क्या होते हैं? रियल नंबर। वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। कुछ तो होंगे, है ना। पाई भी होगा तो क्या होगा? रियल नंबर तो होगा ही, कुछ ना कुछ वैल्यू तो पाई की हम निकाल ही लेते हैं लास्ट में, है ना। 22/7 ले लेते हैं, 3.14 ले लेते हैं। समझ में आ रही बात? और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड
a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है? देखो, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूं मैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, और मैं इसको ऐसे पढ़ लूँ 0x स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 0 प्लस 5x प्लस 7, यानी 5x प्लस 7। अब ये तो लीनियर बन गई, बन गई नहीं बन गई? लीनियर क्यों बनी? अब इसकी डिग्री 1 रह गई है। तो हमने क्या बोला, a यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जिसके कारण ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी 0 हो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, है ना। इस वाली इक्वेशन में देखो a 0 नहीं है, बाकी b और c 0 है, तभी बाकी के दो टर्म हमको नहीं दिख रहे। बात समझ में आई? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर हम डेफिनेशन समझते हैं तो ये पॉइंट भी हमको समझना पड़ता है। ठीक है, ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट और समझ लेते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिनको कि हम अभी तक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अल्फा बीटा, तो वही चलना हमने। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स यानी जीरोस, है ना, वही तो चीज हो गई। बस यहां पे हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं, रूट्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, अ रियल नंबर, अभी हम एक ही की बात करेंगे ना, अल्फा इज कॉल्ड रूट, इज कॉल्ड रूट। अ रियल नंबर अल्फा, अल्फा की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी, जो डिपेंड करता है क्या आएगा, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ क्या कंडीशन होनी चाहिए बताओ? अगर वो उसका सॉल्यूशन है तो क्या करेगा, पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, है ना, करेगा कि नहीं करेगा बताओ? इफ x इज इक्वल्स टू अल्फा, इफ x इक्वल्स टू अल्फा, यानी x की जगह आप अल्फा रख दीजिए, satisfies the equation इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए भाई। और दैट मीन्स क्या बन जाएगी इक्वेशन? देखो, a अल्फा स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना, ये होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई कर लेता है तो हम कहते हैं जीरोस है। ठीक है, बात समझ में आई बात समझ में? ठीक है। तीसरा जो हमको समझना है बहुत सिंपल सा है ना, कुछ भी नहीं है, इसी के अंदर है। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड zeros of क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये तो हमने पॉलिनोमियल में सीखा था कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं। जीरोस वो वैल्यू होती है वेरिएबल की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले, उसी को यहाँ पे हम रूट बोल देते हैं, तो इसीलिए नोट में लिख दिया है द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमने पढ़ा है स्प्लिट द मिडिल टर्म लगा लो, है ना। ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जल्दी से हमसे बन नहीं पाता, फैक्टर्स हम लोग कर नहीं पाते। तो यहाँ पे एक इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, ठीक, उन्होंने पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करा। क्या करा? एक फॉर्मूला ड्राइव करा जिससे आप डायरेक्ट अल्फा और बीटा यानी एक्स की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात? अच्छा, एक चीज और इसमें बीच में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट आने चाहिए? मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था पॉलिनोमियल चैप्टर में कि जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके आंसर आते हैं। आंसर आते हैं मतलब जीरोज आते हैं, जीरोज आते हैं मतलब उतने रूट्स आने चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है ना, तो इसके आंसर कितने आने चाहिए? 2। बात आई समझ में? बात आई समझ में? ठीक है, ठीक। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमसे बोला जाएगा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका मतलब होता है कि उसके रूट्स फाइंड आउट कीजिए। ये बात हमको ध्यान रखनी है। सॉल्व मतलब फाइंड आउट रूट्स, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। आई बात समझ में? ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए, तो अभी हमने थोड़ा बहुत सीखा है ना,
तो अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म सीखी थी, तो उसी के बेस पे जरा एक्सरसाइज कितना अपना 4.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल हमको 8 पार्ट्स गिवन है ना, 8 पार्ट्स गिवन है, उनमें से 4 पार्ट्स में कर लूंगा, 4 आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, क्या रहा है, चेक वेदर गिवन आर quadratic equations, check whether givens are quadratic equations or not। आपको बताना है कि जो गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, है ना। और फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x - 3, ट्वाइस ऑफ x - 3। तो देखो आपको क्या करना है, हमको बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, है ना। हमने फॉर्म देखी थी, दैट शुड बी ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी देखो सारे टर्म एक्सपेंड खुले हुए हैं ना, खुले हुए हैं। और यहाँ पे कैसे दिए उसने सॉरी, और यहाँ पे हमको टर्म्स कैसे गिवन है, यहाँ पे हमको खुले हुए कहाँ दिए हैं, उसने तो सॉल्व करने के लिए दिया है। a + b होल स्क्वायर लगा दीजिए, इधर अंदर इंटू कर लीजिए, फिर लाइक टर्म कलेक्ट कर लीजिए। तो यही काम हम करेंगे, हम जो भी गिवन होगा उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। सॉल्यूशन में ले लेते हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं, x + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x - 3। एक्सपेंड कर लीजिए, x² + 1 + 2x, है ना, a + b का होल स्क्वायर यूज करें, इधर 2x - 6। बात आ रही है समझ में। लाइक टर्म कलेक्ट कर लीजिए, x² + 2x - 2x + 1 + 6 = 0। x² ये कैंसिल आउट, +7 = 0। ठीक है, हमारा आज क्या लगा, एक इक्वेशन लग गई ना। देखो = 0, हमने उस स्टैंडर्ड फॉर्म तक कन्वर्ट कर लिया है कि इक्वल्स टू में 0 आना चाहिए। ठीक है, अब चेक करते हैं। कंडीशन ने क्या बोला था, होनी चाहिए ax² + bx + c, और साथ में एक चीज और बोली थी कि a 0 नहीं होना चाहिए, बस a 0 नहीं होना चाहिए। a मतलब x² वाला टर्म बचना चाहिए, बाकी हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने एग्जांपल दिया था x² का। ठीक है, ठीक। तो इसकी डिग्री चेक कर लो। इस पहले बताओ कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है ना, और नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे बाइनोमियल। क्वाड्रेटिक है, हाँ है, क्यों, इसकी डिग्री 2 है। यहां लिख देते हैं सिंस डिग्री is 2, therefore it is a quadratic equation। ठीक है, समझ में आई बात, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं होती तो मैं कहता नहीं है। बात आई समझ में। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। देखो कौन सा ले लेते हैं, मैं ले लेता हूं एग्जांपल 6th वाला मैं ले लेता हूं। x² + 3x + 1, x² + 3x + 1, 6 वाला मैं ले लेता हूं। x² + 3x + 1 इज इक्वल्स टू x - 2 होल स्क्वायर, x - 2 होल स्क्वायर। इस तरफ सॉल्यूशन बना लेते हैं, पहले से नोट कर लेते हैं। x² + 3x + 1 इज इक्वल्स टू x - 2 होल स्क्वायर। देखो इधर तो कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं, उस तरफ है राइट हैंड साइड में, तो उसको कर लेंगे। ये ऐसे ही रहेगा, x² + 3x + 1 इज इक्वल्स टू x² + 4 - 4 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, इतना तो हमको आता ही था, a - b की आइडेंटिटी से हमने खोल लिया। अब क्या करना है, लाइक टर्म कलेक्ट करो, है ना। वैसे भी हमने बोला था राइट हैंड साइड में 0 रखना है। चलो x² - x², ये इधर ट्रांसपोज हो गया, +3x + 4x + 1 - 4 = 0। सारे लाइक टर्म कलेक्ट हो गए, दिख रहा है ना। ठीक है, ये कैंसिल आउट, क्या बचता है देखो, 3x + 4x 7x एंड दिस विल बी -3 = 0। अब मुझे बताओ, खुद से पूछो, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी, 1। कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर। हमको क्या चेक करना था कि ये पॉलिनोमियल जो इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, ये कैसा होना चाहिए, क्वाड्रेटिक, है ना। नहीं है तो लिख देते हैं सिंस डिग्री इज 1,
देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। आ गई बात समझे? आ गई बात समझे? ठीक है, आया? ठीक, इसको नोट कर लो। फिर मैं एक और पार्ट ले लेता हूँ जो थोड़ा दिखने में जरा डेंजर, जैसे 8 पार्ट ले लेते हैं, है ना? तो मैं 8 पार्ट ले लेता हूँ यहाँ पे। देखो 8 पार्ट में क्या बोलता है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब, है ना? अब मुझे थोड़ा ये वाला स्पेस यूज करना पड़ेगा, तो इसको भी मैं इरेज कर लेता हूँ। आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, है ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले से नोट कर लेते हैं गिवन में, है ना? ये हमको दिया था x माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, है ना? चलो प्लस की आइडेंटिटी लगा लेता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब, बी की जगह माइनस 2 यूज कर लेंगे, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। ठीक है ना? अगर प्रॉब्लम होती है तो आप प्लस की आइडेंटिटी यूज कर लें और b की जगह माइनस बी यानी माइनस 2 यूज कर लें। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स क्यूब बनेगा माइनस 8, दिस विल बी माइनस 6x स्क्वायर एंड दिस विल बी 4 3 टाइम्स 12 प्लस 12x। ठीक है, बताओ इतना समझ में आया? कुछ नहीं करा मैंने, आइडेंटिटी यूज करी, उसे एक्सपेंड कर दिया, है ना? इसके अलावा और कुछ खास थोड़ी कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, तो वैसे भी हम क्लास में लगा चुके होते हैं पहले भी। एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, इसको भी नोट करना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा, इधर इक्वल्स टू के दोनों तरफ, है ना, लेफ्ट और राइट सेम टर्म है विथ सेम साइन, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम टर्म जैसे ये रहा, पॉजिटिव एक्स क्यूब से इधर पॉजिटिव एक्स क्यूब कट गया, और कुछ नहीं, और कुछ डायरेक्ट नहीं कटेगा, तो इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं। माइनस 4x इधर से कितना आएगा, माइनस 12x, इधर आ जाएगा माइनस 12x, और सॉरी माइनस 4x स्क्वायर, और इधर से प्लस 6x स्क्वायर। सही है, देन माइनस एक्स, देन माइनस 12x, देन प्लस 1 एंड प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चेक करो, ये कितना बन जाएगा, 2x स्क्वायर, ये कितना बनेगा माइनस 13x, ये कितना बनेगा प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब आप मुझे बता सकते हो, बताओ फटाफट, है क्वाड्रेटिक? है? हाँ है, तो लिख लेते हैं, सिंस डिग्री इज 2, की डिग्री कितनी है 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बात आई समझ में? कर लोगे? कर लोगे बताओ? अरे हाँ या ना बोलो, हाँ सर कर लेंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी स्टेटमेंट हमको गिवन है, जैसे फर्स्ट इसके टोटल 4 पार्ट है, और कह रहा है कि जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। आंसर निकालने को नहीं बोल रहा है, सॉल्यूशन हमसे नहीं मांग रहा है, सॉल्व करने को भी नहीं बोल रहा है, हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देनी, बस इतना काम बोल रहा है। ठीक है, ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना? बार बार इससे बोलता हूं ताकि आपको लर्न हो जाए। इसमें वेरिएबल सिर्फ x ही x है, 1 वेरिएबल है, ये ध्यान रखेंगे। वेरिएबल कौन सा, 1। तो अब की बार हम जो भी एज्यूम करेंगे तो एक ही वेरिएबल में सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, क्या एज्यूम करना पड़ेगा, एक ही वेरिएबल में, यानी आप y नहीं दे सकते हैं, आपको वेरिएबल x ही चलाना पड़ेगा, या मतलब एक ही वेरिएबल चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट में देखो गिवन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, है ना? एरिया कितना गिवन है,
528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर बोल रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, ट्रांसलेट करते हैं। बोल रहा है एंड द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1 more than twice of its width। देखो क्या बोला उसने, लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1 more than twice of its width। ठीक है, देख लो ऐसे कुछ लिखा होगा, है ना। लेंथ इज मतलब इक्वल्स टू 1 more मतलब 1 plus twice of its width। ठीक, कहानी समझ में आई? ठीक है, अब सुनो, हमने बोला था कि ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कि जब बात एरिया ऑफ रेक्टेंगल की चल रही है तो वो रेक्टेंगल के पास लेंथ और विड्थ 2 ही चीजें होती है ना। लेंथ और विड्थ 2 ही चीजें होती है। आई बात समझ में? ठीक, अब दोनों में से किसको एक्स माने? दोनों को तो मान नहीं सकते, ना ही एक को एक्स एक को वाई मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगी, वो तो एक ही वेरिएबल में होनी चाहिए। तो मैं आपको बोलता हूँ जो दोनों में से छोटा है, आप उसको एक्स मान लीजिए। अब देखो यहाँ कौन छोटा है, ऑब्वियसली पता चल रहा है, विड्थ का 2 टाइम्स करो, फिर उसमें 1 प्लस करो, तब जाके लेंथ मिल पाएगी। विड्थ का 2 टाइम्स करो, उसमें 1 प्लस करो, तब जाके लेंथ मिल पाएगी। तो विड्थ छोटी है। ठीक है, तो कर लेते हैं स्टार्ट। लेट द विड्थ ऑफ, चलो यहां पे विड्थ लिख देते हैं ना, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स, और यूनिट क्या चलेगी? देखो एरिया किसमें चल रहा है, मीटर स्क्वायर, यानी यूनिट मीटर है ना, बी एक्स मीटर। ठीक है, ठीक, हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले इस स्टेटमेंट को ले लेते हैं। लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ? लेंथ इक्वल्स टू 1 + 2 × x, यानी 1 + 2x हो जाएगी। ठीक है, हेंस एरिया बताओ, एरिया क्या होता है हमारे हिसाब से? हमारे हिसाब से तो जो भी होता है उसके हिसाब से 528 मीटर हमारे हिसाब से होता है L × B। कितना होता है? L × B, और आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। L की जगह कितना? 1 + 2x, और B की जगह कितना? × x। ठीक है, मल्टीप्लाई कराओ, 2x² + x, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, -528 इज इक्वल्स टू 0। कहानी आई समझ में? आई आनी चाहिए, बन गई, ये तो रिक्वायर्ड है ना। हो गया आंसर, खत्म। उसने कहा था इस स्टेटमेंट को किस फॉर्म में कन्वर्ट करो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली। समझ में आया? फर्स्ट पार्ट आया? ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं ना। सेकंड पार्ट की तरफ इसमें बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है। देख लो, मैंने हिंदी में पूर्णांक लिखा है, आई थिंक इंटीजर ही होगा, है ना। वास्तविक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण, हाँ इंटीजर ही होगा। बोला द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बताओ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? बोलो सबसे छोटा, जैसे मान लिया मैंने 1 होता है। कंसेक्टिव मतलब लगातार, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा है देखो, +1 का। कितना डिफरेंस आ रहा है? +1 का। अगला लिखूंगा 4, तो कितना आएगा? +1 का। यानी मैं कोई से भी 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर ले लूं तो उनमें कितने का डिफरेंस आता है? +1 का। ठीक है ना, यही बात हमको समझनी थी बस। ठीक, अब इनमें से एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। छोटे वाले को मैं x मान लूंगा, तो दूसरा क्या होना चाहिए? उससे एक बड़ा, x + 1। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बस यही समझ रहा था। बस अब तो क्वेश्चन बहुत ईजी है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ, लेट द कंसेक्टिव इंटीजर्स, पॉजिटिव लिख लेते हैं, चलो उसने बोला ही है, पॉजिटिव इंटीजर्स आर x, x + 1। ठीक है ना, ये क्यों आया ये मैं आपको समझा चुका हूं कि x, x + 1 हमने क्यों लिखा। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने बोला था प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स,
इज इक्वल्स टू कितना गिवन था, 306। लगा दो वैल्यू। प्रोडक्ट मतलब पहला इंटीजर इंटू दूसरा इंटीजर, सो पहला था x, दूसरा था x+1 इज इक्वल्स टू 306। मल्टीप्लाई कर लो, x² प्लस x, इसको इधर ले आओ, -306 इज इक्वल्स टू 0। हो गया खत्म, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। किसमें, जो स्टेटमेंट उसने दिया था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में उसे फॉर्म कर लिया है। ठीक है, आया समझ में, आया? ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए आप, फिर मैं थर्ड पार्ट बताता हूं। चलिए अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। एज का क्वेश्चन आया है ना, देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर एल्डर देन रोहन। ठीक है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर एल्डर देन रोहन, पहला स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा उसने बोला कि 3 years from now, आज से 3 साल बाद, फ्यूचर की बात हो रही है, 3 years from now the product of their age will be 360, the product of their age will be 360। और फिर हमसे कह रहा है कि we have to find out the age of रोहन, हमको रोहन की एज निकालनी है। खैर इसमें ये तो बोला नहीं उसने, निकाल के भी लानी है, नहीं ऐसा कुछ तो बोला नहीं, खाली बस ये बोला कि आप बनाइए और इक्वेशन हमको दिखाइए। ठीक है, चलो देखते हैं। अब दो लोगों के बारे में बात हो रही है, रोहन एंड रोहन्स मदर, है ना, और मदर के बारे में। दोनों में से छोटा कौन? ऑब्वियसली रोहन। तो रोहन की एज को आप क्या मान लीजिए, x। ठीक है, ठीक, मैंने कहा ज्यादातर क्वेश्चन में हम छोटा को ही x एज्यूम करेंगे तो हमारे पास बड़ी आसानी से आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब मदर के बारे में उसने क्या बोला, मदर इज 26 ईयर्स एल्डर, है ना, यही तो बोला था कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स एल्डर देन रोहन। तो रोहन अगर x ईयर्स का है तो मदर कितनी हो जाएगी, 26, और ज्यादा हो जाएगा, रोहन की एज में 26 जोड़ देंगे। कहानी समझ में आई कहानी समझ में? अब उसके बाद उसने कहा था इन दोनों का प्रोडक्ट 306, तो x इंटू एक्स प्लस 26 इक्वल्स टू 306 रख लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। आगे कहानी समझ में? ठीक है, तो मान लेते हैं, देखो अब लिखेंगे कैसे, लेट द प्रेजेंट एज, है ना, प्रेजेंट एज, अच्छा वहां पे एक गड़बड़ हो गई थी, अच्छा वो ध्यान आ गया, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स। रोहन की प्रेजेंट एज कितनी मान ली हमने, x ईयर्स मान ली। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मदर्स एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। ठीक है, अब देखो जो प्रोडक्ट का सिनेरियो दिया है वो कब दिया है, 3 years फ्रॉम नाउ, तो लिख लेता हूं मैं 3 years। जब भी क्वेश्चन में टाइम चेंज होता है, पास्ट या फ्यूचर में ले आता है, तो हमको पहले से लिख लेना चाहिए 3 years फ्रॉम नाउ, वरना वही मिस्टेक होगी जो भी मैंने जल्दीबाजी में करी थी। 3 years फ्रॉम नाउ बना लेते हैं। रोहन से एज कितनी हो जाएगी, आज x का है तो 3 साल बाद x प्लस 3, एंड मदर से एज, आज मदर कितनी की है, x प्लस 26 की, तो 3 years बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3, दैट इज x प्लस 29। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था उसने, प्रोडक्ट ऑफ एजेस, है ना, कितना हो जाएगा 3 years फ्रॉम नाउ, प्रोडक्ट ऑफ एजेस कितना दिया था, 360, तो रख लीजिए 3 years फ्रॉम नाउ रोहन्स एज विल बी x प्लस 3 एंड मदर्स एज विल बी x प्लस 29 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 360। ठीक है, क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस विल बी x स्क्वायर, दिस विल बी 3x प्लस 29x 32x, and the last will be 29 into 3 60 and 27 87 equals to 360। ठीक है, आई बात समझ में इतनी? ट्रांसपोज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 था क्या, माइनस 360 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस
ये कितना आएगा देखो, सॉरी 36 हो गया वहाँ पे गड़बड़ से, 360 इक्वल्स टू 0। देखो इसको ट्राई, कितना आएगा 3 कितना 273 273, ठीक है, माइनस का इक्वल्स टू 0, फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ रहा है समझ में, आ रहा है, ठीक, आना चाहिए, है ना। अब ले रहे हैं लास्ट पार्ट और फिर एंड कर देंगे आज की इस वीडियो का। तब हम नेक्स्ट वीडियो के लिए पहले कुछ चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। चलो तो इसको नोट कर लो, है ना, कर लिया होगा आप सब, नहीं करा तो आप लोग ये काम करा कीजिए, जब मैं कहता हूँ नोट कर लीजिए तो वीडियो को पॉज कर दिया करें और नोट कर लिया करें, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट देखो क्या बोलता है, कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी से समान चाल से तय करती है, ठीक है। कह रहा है अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड। फिर आगे बोलता है इफ इट्स स्पीड वुड हैव बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, हाँ, इफ इट्स स्पीड वुड हैव बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है जी। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ, यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। दो चीजें दी है देखो, डिस्टेंस कितनी कवर करवानी है 480, यूजुअल स्पीड x मान लेते हैं, तो टाइम कितना लगना चाहिए, बताओ बताओ शाबाश, टाइम कितना लगना चाहिए, यूजुअल टाइम जितना भी लग रहा होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम कितना लगना चाहिए 480 अपॉन x, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, बात आई समझ में, ऐसा कर सकते हैं, है ना, ठीक। अब उसने बोला सेकंड स्टेटमेंट में कि इफ इट्स स्पीड वुड हैव बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो स्पीड अगर नई स्पीड देखो, न्यू स्पीड कितनी हो जाती, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दो आप, है ना, x में से। तो टाइम के बारे में क्या बता रहा है, टाइम कितना रहता है उसके पास, तो 3 hours कम हो जाता, तो टाइम कम हो जाता मतलब सॉरी बढ़ जाता, तो टाइम न्यू बड़ा है टाइम ओरिजिनल से, और कितना बड़ा है 3 hours। कहानी समझ में आई, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी सिखाया था कि डिफरेंस किसका दिया है, टाइम का, कितना दिया है 3 hours लेस हो जाता। अगर मैं अपनी स्पीड कम करूंगा तो नया टाइम तो ज्यादा होगा ना, तो ज्यादा में से ही हम कम माइनस करते हैं, तो टाइम न्यू माइनस टाइम ओरिजिनल इक्वल्स टू 3 hours, ठीक है। कहानी समझ में आ गई होगी, वैल्यू रख देंगे, आंसर निकाल लेंगे सब कुछ, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, है ना। सो यूजुअल टाइम लिख लेता हूं मैं, यूजुअल टाइम कितना है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, दिस विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना था 480 किलोमीटर और स्पीड कितनी मानी हमने x, ये हो गया यूजुअल टाइम। कहानी आ रही है समझ में, आ रही है, ठीक है। अब न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी देखो, इक्वल्स टू x कितना -8, उसने कहा 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती, सो न्यू टाइम कितना हो जाएगा, न्यू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर न्यू स्पीड, है ना। अगर आपको समझ में आता है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि डिस्टेंस ओवर न्यू स्पीड, बट फिर भी लिख लो, कभी रिवीजन में काम आएगा, है ना, वरना आप रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। 480 ओवर x -8, ठीक है। अब मैं लिखने जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू टाइम माइनस यूजुअल टाइम, आपको पता है इसका डिफरेंस कितना दिया था 3 hours, दिया था ना, ठीक है। देखो मुझे कैसे समझ में आया कि टाइम की फॉर्मेशन बनानी है, मैंने आपको कहा था इक्वेशन में इक्वल्स टू में क्वांटिटी जिस यूनिट में होती है तो दूसरी साइड भी सेम यूनिट होनी चाहिए, यहाँ आवर्स में चल रहा था यानी टाइम, तो इधर भी मुझे टाइम ही लेना पड़ेगा। कहानी समझ में आ रही है, ठीक है, लगा देते हैं। न्यू टाइम कितना है देखो 480 ओवर x -8,
यूजुअल टाइम कितना है 480 ओवर x इक्वल्स टू कितना 3, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लो, है ना, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया देखो x टाइम्स ऑफ x माइनस 8। ये अलजेब्रिक टर्म्स का एलसीएम लेना आता है ना आपको, एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ था 1/2 और ये होता है 1/3, दोनों का एलसीएम कैसे लेते हैं हम जनरली, कैसे ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। 6 कैसे आता है 2 into 3 करके। तो अलजेब्रिक टर्म्स में भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि ना तो x की टेबल में x माइनस 8 आएगा, x की टेबल में मतलब x1 जा x, x2 जा 2x, x3 जा 3x, x4 जा 4x, x5 जा 5x, ठीक है ना। और ना ही x माइनस 8 की टेबल में x आएगा। तो जैसे यहाँ 2 की टेबल में 3, 3 की टेबल में 2 नहीं आता, तो दोनों को जनरली इंटू करा जाता है, वैसे यहाँ पे काम हम कर लेते हैं, ठीक है। अलजेब्रा थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर 480x माइनस 480 सॉरी इंटू x माइनस 8 इक्वल्स टू 3। क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। 480x माइनस 480x प्लस 480 टाइम्स 8 इज इक्वल्स टू, देखो इसको भी हम इधर भेज रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ, और मैं साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ x² माइनस 8x। दिखाई दे रहा है, छाला तो नहीं हो गया, नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो देखो दीज टू विल कैंसल्ड आउट, ठीक है। ये कितना बचता है 3200 एंड 640, 3840 कितना बचेगा, इतना ही होगा, हाँ इतना ही तो होगा, 2 करके दिस 3840 इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 24x। स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो। तो जरूरी नहीं है भैया मैं इसको इधर ही रखूं, मैं इसको इधर ले जाता हूं, बाद में साइड चेंज कर दूंगा, ठीक है। सो 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज और सुनो, ये हमको हैबिट डाल लेनी है, आगे में हमारे काम आएगी जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इन सब में 3 कॉमन है ना, ये 3 1 जा 3, ये 3 8 जा 24 और ये भी 3 से डिविजिबल है, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। तो आप चाहें तो इसे रिड्यूस कर सकते हैं, और बल्कि हमको करना ही चाहिए, हमको हैबिट बनानी चाहिए, इससे बड़ा बेनिफिट होता है। कई बार इक्वेशन बहुत छोटी हो जाती है। इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हो सकता है एनसीईआरटी में ये आंसर गिवन हो, बट ये भी ट्रू है ना। मैं कहूँगा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही है, ज़्यादा सही आंसर जिसको हम बोलेंगे वो ये है हमारे पास, ठीक है। हाँ आई बात समझ में, तो ये हो गया, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। तो बच्चों अब देखो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करने के मेथड देखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अच्छा उनमें से एक फैक्टर मेथड जिसको हम जनरली स्प्लिट द मिडिल टर्म कहते हैं, वो तो हम सब ने सीखा हुआ है, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। इसके अलावा 2 नए मेथड हमारे पास और हैं, 2 नए मेथड और हैं। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है, समझेंगे उसको कैसे होता है। और दूसरा मेथड होता है बाय डायरेक्ट अप्लाइंग फार्मूला, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये टेक्निक ड्राइव करी थी कि कैसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और साथ साथ हम ये सीखेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा होता है, रूट्स का नेचर कैसा होता है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके का होता है, ठीक है। तो आज मैंने जितना बताया इसको आपको ढंग से रिवाइज कर लेना है, इसको ढंग से समझ लेना है, कल हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर उस बच्चे तक पहुँचनी चाहिए जिसको ज़रूरत है, जो लॉकडाउन के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। किसी की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है, ठीक है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।